हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट पल्लू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीनियर के जूलॉजी के सेकंड लेसन और बायोलॉजी का 22वां लेसन, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित बात है तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? पाचन की, कि पाचन क्या चीज होती है। पाचन जिसे डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइजेशन। देखो बच्चों, जो भी हम कोई वस्तु खाते हैं, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो भी पोषक तत्व हैं वो बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। एक बार और दोबारा सुन ले कि जटिल जो भोज्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसाएं हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। इनका अणुभार काफी अधिक होता है, ठीक है। तो इनको सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। देखें इसकी परिभाषा। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। जो भी हम कोई भोजन ले रहे हैं वो बहुत ही जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। और ये क्रियाएं जो होती है ये सीधे ही नहीं होती, इनके लिए विशेष प्रकार के द्रव्य पदार्थ होते हैं जो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। उन द्रव्यों को, उन रसों को हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम एंजाइम जिन्हें परकिणव कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? परकिणव। प्रोटीन के बने वे पदार्थ, प्रोटीन के बने वे द्रव्य पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। तो अपने आगे और देखेंगे इसके बाद। दूसरा पॉइंट अपने जो बात करें पाचन के बाद में, दूसरा पॉइंट आता है पाचन तंत्र, यानी कि तंत्र से संबंधित होता है, समूह से। किससे लिया जाता है इसको? समूह से लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी पाचन के बाद में? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसे क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। देखो बेटा, मानव एक जटिल बहुकोशिकीय प्राणी है, ठीक है। और जटिल बहुकोशिकीय प्राणी है तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गन है उन ऑर्गन्स के द्वारा अपने अपने एक सिस्टम को तैयार किया जाता है जो एक विशेष कार्य को कंप्लीट करते हैं। अर्थात अंगों का वो समूह है जो एक विशेष कार्य को पूर्ण करे, क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंग तंत्र। जैसे कि नाम आया है हमारे पास, कौन सा है? पाचन तंत्र। तो इसमें भोजन को पचाने से संबंधित जितने भी अंग होते हैं वो संयुक्त रूप से किस तरह से कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम पाचन तंत्र को कंप्लीट किया जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र है, जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये हमारे पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं। इसके अलावा श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र में नासिका, ठीक है, उसके बाद में फेरिंग्स जो यहाँ पर है, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंकियोल्स, ये सारे के सारे। उसके बाद में लंग्स, एल्वियोलाई। तो ये सारे के सारे जो मुख्य अंग है, ये जितने ऑर्गन है, ये मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब अपने बात करते हैं तीसरे प्रकार के अंग की बात करें, उत्सर्जन तंत्र। तो उसमें किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें
कि मूत्रवाहिनियां, यूरेथ्रा, ये सारे के सारे सिस्टम है, ये सारे के सारे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का। ये अंग सारे के सारे मिलकर हमारे पास है आज का जो पाचन तंत्र। जटिल बहुकोशिकीय प्राणी है, इसमें कुछ विशेष अंग है। ये जो अंग है, ये अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने एक बार। डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा, मानव अंगों का वह समूह है। मानव की बात करें, यदि कोई और प्राणी होता है उसकी बात करते। मानव अंगों का वह समूह है जो जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक माध्यम में सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। आगे बहुत से सिस्टम है मानव के, जो हम आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी के बाद में अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे ह्यूमन के जितने भी सिस्टम हैं, अंगों के समूह के जो भी तंत्र है, उन सभी तंत्रों की शारीरिकी, मतलब वो दिखने में कैसे हैं, उनकी आकारिकी को देखेंगे और वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनकी कारिकी को हम देखेंगे। आज हम जो देख रहे हैं वो पाचन तंत्र की आकारिकी है, और जितने भी अंग हैं इन सभी अंगों की हम कारिकी को भी हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो अभी हमने डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या है? मानव अंगों का वो समूह है, ठीक है, जो जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक माध्यम में सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। तो ये बात थी, यहां तक तो कंप्लीट हो चुकी है अपने। अपाचन बार बार शब्द आता है, कोई छोटा सा शब्द है ये, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? भोज्य पदार्थ मतलब भोजन क्या होता है? सुबह से हम दोनों समय लेते हो ना, लेकिन पता है भोजन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है भोजन की? अरे वे पदार्थ जिनको ग्रहण करने से ऊर्जा मिलती है, शरीर के आवश्यक तत्वों का निर्माण होता है, ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। ठीक है, भोजन क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिसे ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर के आवश्यक तत्वों का निर्माण होता है, भोजन कहलाता है। ठीक है। अब भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाए। अब नाम आता है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज होती है। फूड को हमने कंप्लीट कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, डाइजेशन देख लिया है। आगे का पॉइंट आता है हमारे पास, अब यहाँ से नीचे वाले ये आपको पता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, भोजन की जो परिभाषा है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऊपर एक बार देख लेना डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ से कवर कर लेंगे। भोजन की परिभाषा में दोबारा लिख देता हूँ। फूड की जो डेफिनेशन है ये देख लीजिएगा। फूड वे पदार्थ जिन्हें ग्रहण करने पर ऊर्जा प्राप्त होती है तथा आवश्यक
आवश्यक तत्वों का निर्माण होता है, आवश्यक पदार्थों का निर्माण भी लिख सकते हो आप, आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, भोजन कहलाता है, भोजन कहलाता है, वह पदार्थ भोजन कहलाता है। पोषण तत्व होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स सभी पोषक तत्व हो, समान मात्रा में हो, आवश्यक अनुपात में हो, तो वो कौन सा भोजन कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। वो कौन सा भोजन कहलाता है? संतुलित। कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए इसी मात्रा के अंदर देख लेते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ है। सेकंड है हमारे पास प्रोटीन। थर्ड है हमारे पास लिपिड। फोर्थ है हमारे पास विटामिन। फिफ्थ है हमारे पास मिनरल्स एंड सिक्स्थ है हमारे पास वाटर। सेवंथ अपने ले सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सातों के सातों जो भोज्य पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, ये एक निश्चित अनुपात में और एक आवश्यक मात्रा के अंदर किसी भोजन के अंदर है तो वो भोजन कहलाता है बैलेंस्ड फूड, यानी कि संतुलित भोजन। क्या कहलाता है? वो संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, संतुलित भोजन कहलाता है। तो अब यहां तक बात करेंगे कि हम जो भी भोजन लेते हैं इस भोजन के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में सारे के सारे पदार्थ हैं और इसी पाचन तंत्र के माध्यम से हम इन पदार्थों का क्या कराएंगे? अपघटन कराएंगे और अपघटन कराने के बाद में एक अवशोषण योग्य पदार्थों के द्वारा ब्लड के अंदर किस तरह से, लसिका के अंदर किस तरह से सर्कुलेट किया जाएगा इन पदार्थों का, तो उसका अध्ययन करेंगे हम। तो इन सभी पदार्थों को ग्रहण करने के बाद में पाचन करने के द्वारा हमारा मुख्य जो अपने कह सकते हैं उद्देश्य क्या है, मुख्य इसका हमें एम क्या होना चाहिए? हमारा एम यही है कि हमें क्या प्राप्त हो? पोषण प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन प्राप्त हो अपने को। पोषण किसे कहेंगे? फिर अपने एक बिंदु और आ गया अभी, पोषण किसे कहते हैं? क्योंकि पोषण तो प्राप्त होना चाहिए अपने को। संतुलित भोजन लिया है तो हमें क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। पोषण किसे कहते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण प्राप्त किससे होता है? संतुलित भोजन से। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसके अंदर सातों पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो भोजन है संतुलित। भोजन किसे कहते हैं? वो भोजन यानी कि वो पदार्थ जिसको ग्रहण करने से हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारे शरीर के आवश्यक पदार्थ जैसे कि एंजाइम है, हार्मोन्स है, ठीक है, और विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, ग्लूकोज का प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा देने वाला ईंधन कहते हैं जिसको, ग्लूकोज को हम। तो यहाँ तक अपने बात आ जाती है पोषण की। पोषण के चरण कितने हैं? पोषण के चरण कितने हैं? इसके निम्न चरण हैं, यानी कि पोषण हमें कितने चरणों में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होगा। ये सीधा ही नहीं है कि भोजन को ग्रहण कर लिया और अपने को ये पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में डायरेक्ट अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी, ये नहीं होती प्रोसेस। भोजन के कुछ क्रम होते हैं, कुछ क्रम से चलता है ये पोषण। किस तरह से? सबसे पहले कहा जाता है अंतःग्रहण। पहला क्या नाम है? अंतःग्रहण, जिसे क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहा जाता है? इंजेशन। ठीक है। सेकंड है पाचन, जिसे कहा जाता है डाइजेशन। थर्ड है स्वांगीकरण, अवशोषण। थर्ड है अवशोषण।
जिसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। भोजन का है, भोजन की प्रक्रिया है, पोषण के क्रम है, भोजन किस तरह से गुजर रहा है देख लेना, ठीक है। चौथा है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण इसे कहा जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, क्या कहा जाता है इसे, एसिमिलेशन। और लास्ट अपना जो पांचवा है इसे कहते हैं बहिक्षेपण, बहिक्षेपण इसे कहा जाता है बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। इसको आप एक्सक्रीशन भी कह सकते हो, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन भी कह सकते हो यानी कि उत्सर्जन। मतलब भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने पर एंजाइमों के द्वारा उसका क्या किया गया, पाचन, जो इस प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे पाचन तंत्र के अंदर। थर्ड है अवशोषण, यानी कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया, जो अपघटित हो गया था, जो पचित हो गया था, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, ठीक है, उन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण, ठीक है, उसका क्या होगा, यहाँ पर इनकी भित्तियों के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाएगी, लसिकाओं की वाहिनियां पाई जाएगी, जो जो जितना भी अपने को पोषक तत्व प्राप्त हुए थे इससे प्राप्त होंगे, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो उन सभी का वो क्या किया जाएगा, उनके द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा अवशोषण किया जाएगा ताकि रक्त में वो क्या कर सके, मिल सके। अब अवशोषण होने के बाद में वो रक्त क्या काम करेगा, शरीर के ऊतकों में और कोशिकाओं तक उस पोषक पदार्थ को क्या करके जाएगा, लेकर के जाएगा, और लेकर के कोशिका के अंदर पहुंचकर उससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर क्या करेगा, ब्लड उस न्यूट्रिएंट को यानी कि ग्लूकोज को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ग्लूकोज है तो, एमिनो एसिड है तो, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या फैटी एसिड है तो ब्लड के माध्यम से छोड़ा जाएगा। जैसे ही अंदर छोड़ेंगे ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज से अपने को क्या प्राप्त होगी, आगे विभिन्न प्रक्रमों में देखेंगे, उन प्रक्रमों के द्वारा एंजाइमेटिक माध्यम के अंदर इससे अपने को क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी, और वो ही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल कहा जाता है। अब धीरे धीरे जो एनर्जी वेस्ट होगी, जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, और जब एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी तो हमें वापस भूख लगने लगेगी, हम वापस भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है बहिक्षेपण, जो भोजन पचित नहीं होता है, अपचित, यानी कि टोटल पदार्थ भोजन का सारा पाचन नहीं होता, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता, वो भोजन अपचित भोजन कहलाता है, वेस्टेज फूड कहलाता है, और उसको एनल के माध्यम से अपने कह सकते हैं रेक्टम में कलेक्ट कर दिया जाता है, और बाद में उसे शरीर से बाहर बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट अपने पास थे। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अंतःग्रहण की। किसकी बात करते हैं, अंतःग्रहण की। भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। सही है, पहला बिंदु इसका कंप्लीट करते हैं। क्या नाम है इसका, अंतःग्रहण, पोषण का पहला चरण अंतःग्रहण। भोजन को मुख के माध्यम से अंदर ग्रहण करने की क्रिया, अंतःग्रहण कहलाती है। ओके, इंजेक्शन क्या होता है कि भोजन को किस तरह से ग्रहण करेंगे, ठीक है, कैसे ग्रहण किया जाएगा उसको, और उस ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन के निवाले को मुख में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं इंजेक्शन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। सेकंड आता है अपने पास डाइजेशन, पाचन, जो हमारा लेसन का मुख्य बिंदु है, डाइजेशन, जिसकी परिभाषा हमने सबसे पहले लिख दी थी, ठीक है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब पाचन करने के लिए शरीर के अंदर कुछ विशेष अंगों का समूह होता है, वो अंगों का समूह क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। मानव का पाचन तंत्र बहुत ही जटिल प्रकार का तंत्र है, इसलिए इसके पाचन तंत्र को, मानव के पाचन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है,
दो भागों में, मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है दो भाग है? फर्स्ट ऑफ इट्स आहार नाल, जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले सिंपल हम इनकी दो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल क्या होती है? ठीक है, आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक अविभाजित एक नाल, जिसके माध्यम से आहार आगे की तरफ गुजरता रहता है। मुख से लेकर गुदा तक, माउथ टू एनल, अविभाजित एक नाल जिससे भोजन गुजरता है, क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाती है। देखो, मुख यहाँ से लेकर के भोजन गुजरेगा, ठीक है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, अंत में रेक्टम एंड एनस। तो ये कौन सी है? आहार नाल। पाचक ग्रंथियां जो इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जो रसों का स्त्राव करती हैं, जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। यानी कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं? वे विशेष संरचनाएं जिनके द्वारा रसों का स्त्राव होता है, द्रव्यों का स्त्राव होता है, क्या कहलाती है? ग्रंथियां कहलाती है। जैसे कि दो प्रकार की होती है वैसे ग्रंथियां, तो आपने सुना होगा, ठीक है। देखो, अपने बात कर लेते हैं, एक तो बहिस्त्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा एंजाइमों का स्त्राव करता है, एंजाइमों का स्त्राव किया जाता है, जो विशेष नलिका के माध्यम से उन एंजाइमों को अपने कह सकते हैं रक्त के साथ, या अपने कह सकते हैं कि जो भी कोई भोज्य पदार्थ है या अदर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी तत्व है, उसके साथ जाकर के रिएक्शन करवाता है। कैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में वो भाग लेते हैं एंजाइम, तो वो कहलाती है बहिस्त्रावी ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियों की परिभाषा एक बार और सुन ली। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती है जो किसी नलिका के माध्यम से एंजाइम का स्त्राव करके तत्वों के ऊपर जो रिएक्शन की क्रिया होती है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उनको कंप्लीट करवाते हैं। सेकंड प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो अपने स्त्रावों को सीधे ही रक्त में छोड़ देती है, ठीक है, कोई नलिका नहीं होती, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। और इनसे स्त्रावित रसों को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो आज तक यहीं पर करेंगे बेटा। अब देख लेते हैं हार्नाल के पार्ट का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद में मुख, मुख के बाद में मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में फेरिंग्स, गर्सनी, गर्सनी से फिर ओइसोफेगस, गर्शिका, गर्शिका से फिर आमाशय, ठीक है, आमाशय स्टमक, स्टमक के बाद में ये है ग्रहणी, ठीक है। अभी बता देता हूँ मैं पार्ट, इसके नाम नहीं लिखे हैं मैंने कंप्लीटली। स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्नाल की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, छोटी आंत को यहां से देख लो। आमाशय का अंतिम जो पाइलोरिक खंड है, पाइलोरिक भाग से अंतिम सिरे से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में पार्ट में, पहले तो अपने यहाँ से थोड़ा सा सी आकृति का होता है, ठीक है। सी आकृति की जो संरचना है ये कहलाती है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, जिसे कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं इसको? ग्रहणी। सेकंड है हमारे पास बीच वाली, इसे कहते हैं मध्यांतर। क्या कहते हैं इसको? मध्यांतर, मध्यांतर। कई बार इनको क्षुद्रांत भी कह देते हैं, क्षुद्रांत, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? जेजुनम। क्या कहेंगे इसको? जेजुनम। अंतिम जो पार्ट है, ठीक है, अंतिम जो पार्ट है ये कहलाता है शेषांतर। क्या कहलाता है? शेषांतर, शेषांतर कहलाता है। इसे कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं इसको? इलियम। तो छोटी आंत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में। सबसे पहले आमाशय से जुड़ता हुआ जो सी आकार का भाग ग्रहणी, ग्रहणी के बाद का मध्य का जो पार्ट है वो है
जेजुनम, जिसे मध्यांतर कहते हैं। अंतिम छोटी आंत का जो पार्ट है, भाग है, वो कहलाता है इलियम, जो कहाँ तक जुड़ा होता है, बड़ी आंत के इलियोसिकल कपाट तक। ठीक है, त्रिकांत कपाट होता है ये इलियोसिकल, जो बताऊंगा मैं आगे, डोंट वरी, सब कंप्लीट किया जाएगा। पहले आप एक बार देखते जाएं। माउथ है, माउथ से बाद में मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में अपने कहेंगे थर्ड जो ऑर्गन है हमारा वो है गर्सनी, गर्सनी के बाद में ओइसोफेगस गर्सिका, फिर स्टमक अमाशय, फिर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। कौन सा आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको भी 3 भागों में पार्ट किया गया बेटा। इंटेस्टाइन कितने भागों में? 3 भागों में। बड़ी आंत को भी 3 भागों में। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है सिक्कम। क्या कहलाता है? सिक्कम, उंडुक बोलते हैं इसको हिंदी में। सेकंड कहलाता है कोलन। क्या कहलाता है? कोलन, सिक्कम, कोलन। और थर्ड कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है? रेक्टम मलाशय। ठीक है, इसको कहते हैं उंडुक, इसको कहते हैं बृहदांत, इसको कहा जाता है मलाशय। और अंतिम जो पार्ट बचता है वो है एनस, यानी कि गुदा। तो ये आहार नाल का पार्ट है। अपने बात करें कि जीवित अवस्था में ये कुछ संकुचित रहती है। ठीक है, इस तरह से वलन के रूप में रहती है, इसलिए इसकी लेंथ बताई गई है 4 से लेकर के 4.5 मीटर जीवित अवस्था में। ठीक है, संकुचित अवस्था में होती है, वलित होती है। लेकिन डेड अवस्था के अंदर बात करें, जब स्टेट डेड हो जाती है, तभी स्थिलित हो जाती है, वलन वगैरह खुल जाते हैं, तो इसकी लेंथ लगभग 7 से 8 मीटर के लगभग पहुंच जाती है। इसकी आहार नाल की बात की जाए तो। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। कल इससे आगे आहार नाल के प्रत्येक अंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टंग और टीथ। इसके अलावा होठ, होठ क्या भूमिका निभाते हैं? होठ भी बहुत सारी भूमिका निभाते हैं। अपने होठों की बात की जाए तो अपने होठों में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां, कुछ कण पाए जाते हैं जो भोजन का एहसास कराते हैं, ठंडे गर्म का एहसास कराते हैं। ठीक है, उसके बाद में टीथ की संरचना, टीथ की कार्यकी को देखेंगे, टंग की कार्यकी को देखेंगे, बाद में ग्रसनी के क्षेत्र को देखेंगे। इसलिए कल अपने इसी टाइम इसी समय अपने दोबारा मिलेंगे। ठीक है, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं पीसी जोशी। आज के लिए आपको बस इतना ही करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।